तो कल के लेक्चर में हमने क्या करा था? कल के लेक्चर में हमने इनकम जो सेक्शन 28 के अंडर चार्जेबल थी और हमने उसका पार्ट 2 के आगे सब पॉइंट देखे थे। कोई भी कंपनसेशन या पेमेंट रिसीव करी, उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये था कोई भी इंसेंटिव रिसीव करी है, रिसीवेबल है, जो एसएससी कैरी ऑन कर रहा है एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। अब उसका फिफ्थ पार्ट हमने देखना है। उसका फिफ्थ पार्ट हमें क्या कहता है? वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट। कहता है कोई भी परक्यूजिट या कोई भी ऐसा बेनिफिट जो मनी में कन्वर्टेबल हो या ना कन्वर्टेबल हो, बट वो बिजनेस की कोई या प्रोफेशन की कोई एक्सरसाइज करने पे आओ, बिजनेस करने पे आओ। ठीक है जी। उसके बाद सिक्स पॉइंट क्या है? सम ड्यू और रिसीव बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। कोई भी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन, जिसे भी कोई भी नाम से हम बुला सकते हैं, वो हमें पार्टनर ऑफ द फर्म के कारण रिसीव हुआ। वो किसकी इनकम होगी? वो बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। दैट विल बी द इनकम ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। पर इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड एनी और एनी पार्ट देयर ऑफ हैज नॉट बीन अलाउड डिडक्शन अंडर 40B in the computation of income, the firm of the income tax shall be adjusted to the extent of the amount disallowed। कहता अगर कोई भी डिसअलाउड है, डिसअलाउंस है, यानी कि अगर आपके लॉ में कोई भी ऐसी इनकम जो एक्स्ट्रा दे रखी है या अनरीजनेबल दे रखी है, वो डिसअलाउड हो जाएगी। ठीक है जी, वो एड बैक कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसने एक एग्जाम्पल दी है। सपोज अ फर्म नीड्स टू पे, अ फर्म पेज इंटरेस्ट 20% सिंपल इंटरेस्ट, ये फॉर्म पे करती है। द अलाउएबल इंटरेस्ट इनकम टैक्स के अंडर अलाउएबल इंटरेस्ट कितना है? 12% है। अब इनकम टैक्स के अंदर अगर 12% अलाउएबल है, तो जो 8% फालतू का दे दिया वो क्या हो जाएगा? एक बारी तो बुक कीपिंग के लिए बुक्स में तो आपने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, बट ये जो 8% है वो रिवर्स कर दिया जाएगा। आपको पता है ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है जी, तो वो एड बैक हो जाएगा, इनकम में बढ़ोतरी कर देगा। चलो नेक्स्ट, एनी सम वेदर रिसीव और रिसीवेबल इन कैश काइंड और अंडर एनी एग्रीमेंट। सेवन पॉइंट हमें ये कहता कोई भी पैसा हमने रिसीव कर लिया कैश में या काइंड में। काइंड का मतलब है कैश के अलावा जैसे कोई एसेट ले लिया, कोई गाड़ी ले ली, कोई बंगला ले लिया, ये वो। फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू द बिजनेस और प्रोफेशन। मैंने ये कह दिया कि आप मेरे से इतना पैसा ले लो, पर ये आप काम नहीं करोगे। ठीक है जी, तो उसके लिए भी जो आपने पैसा लिया वो क्या है? वो इनकम है, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है। However, the following sum received or receivable would not be chargeable to the tax under PGBP. Any sum, whether received or receivable in cash or kind, on the account of transfer of the right to manufacture, produce, or possess any article or thing, or right to carry on the business or profession, which is chargeable under head capital gains। वो क्या कहना चाह रहा है? कहता कोई भी आपने हेड ही और हो गया आपका, ऊपर जो आपने पैसा लिया वो पीजीबीपी के अंडर लेना था, बट अगर कोई पैसा आपको हेड ऑफ इनकम जो है वो पीजीबीपी ना होके वो कैपिटल गेन्स में आ जाएगा, तो वो यहाँ पे इनकम जो है वो पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। ठीक है जी, मतलब इनकम तो होगी बट वो कैपिटल गेन्स की होगी, कैपिटल गेन्स की इनकम होगी। उसके बाद एनी सम रिसीव्ड एज कंपनसेशन फ्रॉम द मल्टीलैटरल फंड of Montreal Protocol or the substances that deplete the ozone layer under the United Nations Environment Program in accordance with the terms of agreement entered into with the government of India। वो कोई कहता कि कंपनसेशन रिसीव करी आपने, कंपनसेशन कहाँ से रिसीव करी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। किसके लिए करी? कोई मल्टीलेटरल फंड था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इन्वायरमेंटल प्रोग्राम में अगर कोई भी ओजोन लेयर कोई डिप्लीट हुई, वहाँ पे कोई अगर आपको कंपनसेशन रिसीव हुआ, कोई नुकसान हो गया और उसके लिए कोई कंपनसेशन रिसीव हुआ, तो वो जो है आपको पैसा है वो क्या माना जाएगा? वो कंपनसेशन जो है वो आपकी यहाँ पे पीजीबीपी के अंडर ऐड नहीं की जाएगी। ये एक्सेप्शंस थे, ये ऊपर ए पॉइंट के एक्सेप्शंस थे, दो एक्सेप्शंस थे, यानी कि ये एनवायरनमेंट के कारण अगर कोई पैसा आ रहा है और ये कैपिटल गेन्स के अंदर आ रहा है। हम एक चीज़ करेंगे, जैसे अभी तो एक एक प्रोविजन पढ़ रहे हैं, जैसे ही हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा हमने क्या करना है? हमने सारे के सारे चैप्टर की एक रिवीजन क्लास बनानी है, जिसमें मैक्स टू मैक्स पौने घंटे या घंटे में ये पीजीबीपी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपने वो वीडियो का भी वेट करना है। उसके बाद पार्ट बी, फॉर नॉट शेयरिंग नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग। कहता कि आपने
कोई इंटेंजिबल राइट्स एक्वायर कर लिए, कोई इंटेंजिबल राइट जहाँ पे एक्वायर कर लिए, जहाँ पे आपको किसी को पैसा देना पड़ा कि आप नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट कोई शेयर नहीं करोगे, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करोगे, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करोगे, ठीक है जी। तो वहां पे जो आपको पैसा दिया गया वो आपका पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल है। उसके बाद मीनिंग ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट और सर्विसेज includes any arrangement or understanding or action concerned whether or not such arrangement, understanding or action is formal or in writing। कहता agreement हो सकता है वो writing में भी हो, formal भी हो, whether or not such agreement or understanding action is intended to be enforceable by the legal proceeding, यानी कि वो legal proceeding के थ्रू अरेंजमेंट हो, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट हो, चाहे वो एनफोर्सेबल हो चाहे वो ना हो, सॉरी एनफोर्सेबल होना चाहिए, कोई भी ऐसा अरेंजमेंट, कोई भी ऐसा अरेंजमेंट, कोई भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग या कोई भी ऐसा एक्शन जो लॉ के अंडर एनफोर्सेबल हो भी सकता है और नॉट एनफोर्सेबल भी हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद सर्विसेज, सर्विसेज क्या है? सर्विसेज ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन विच इज मेड अवेलेबल टू द पोटेंशियल यूजर includes the provision of services in connection with the business of any industrial or commercial nature such as accounting, banking, communication, conveying of news information, advertisement, entertainment, amusement, education, financing, insurance, chit fund, real estate, construction, transport, storage, processing, supply of electrical or another energy, boarding or lodging। यानी कि ये कुछ सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज में ये सब बातें इंक्लूड होंगी। तो सिर्फ आपको डेफिनेशन दे रहा है, आपको एक बारी अच्छे से रीड कर लेनी है। उसके बाद एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई भी आपने एक बीइंग एन एम्प्लॉयर, आप मालिक हो, आपने नीचे सैलरी पे बंदे रखे हुए हैं, तो आपने कोई भी उनकी इंश्योरेंस की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी थी, तो कोई भी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी पे आपको बोनस रिसीव होगा, तो वो टैक्सेबल बिजनेस पीजीबीपी में टैक्सेबल है। क्या टैक्सेबल है? कोई भी बोनस, ठीक है जी। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन इट्स कन्वर्जन ट्रीटमेंट एज कैपिटल एसेट, कहता कि अगर आपने इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट बना दिया, फॉर एग्जांपल आपका गाड़ियों का बिजनेस था, ठीक है जी, ये गाड़ी ऐसे नहीं है, आपका गाड़ियों का बिजनेस था, आपके बहुत सारी, ये ढेर सारी गाड़ी थी, एक गाड़ी आप पर्सनल पर्पस के लिए ले गए, तो ये आपका क्या हो गया? कैपिटल एसेट बन गया। इन्वेंट्री की उस दिन डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस दिन ये इन्वेंट्री स्टॉक से आपका कैपिटल एसेट बना, उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी? इनकम, वो होगी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एसेट रेफर्ड अंडर सेक्शन 35 AD, कोई भी सम रिसीव्ड या रिसीवेबल होगा या कैश इन काइंड में ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एसेट, कोई भी आपने कोई कैपिटल एसेट जो है वो बेच दी है, उसमें आपको डिमोलिशिंग, डिस्ट्रॉइंग, डिस्कार्डिंग और ट्रांसफर करने के लिए आपको कोई भी पैसा मिलता है, ठीक है जी, जिसपे आपको 35 AD के अंदर खर्चा भी अलाउड होता है। तो कोई भी आपको कोई कैपिटल एसेट की तोड़ने में, डिस्ट्रॉय करने में, डिस्कार्ड करने में, ट्रांसफर करने में कोई पैसा रिसीव हुआ, वो भी पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल होगा, ठीक है जी। नहीं, ये कैपिटल गेन्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपने कोई कैपिटल एसेट जो सेक्शन 35 AD जिसके ऊपर आपने डिडक्शन अलाउड कर रखी है, वो वाले एसेट है। नॉर्मली कैपिटल एसेट के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की डिडक्शन अलाउड नहीं होती, बट ये सेक्शन 35 AD के अंडर जो डिडक्शंस हैं, जो आपको खर्चे अलाउड होते हैं, ये वो वाले। उसके बाद बात करते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस। अब स्पेकुलेटिव बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस मेरे हिसाब से, आप सब स्टॉक मार्केट से भली भांति जान पहचान में हो। आपको इतना पता है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 सेक्शन 28 क्या बताती है? अगर कोई एसएसी स्पेकुलेटिव बिजनेस करता है तो बिजनेस को डीम्ड डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर बिजनेस मानते हैं, यानी कि इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो सेपरेटली होगी, इसकी जो डिडक्शंस होगी वो सेपरेटली होगी, इसकी जो इनकम होगी वो सेपरेटली टैक्सेबल होगी, इसके जो खर्चे या लॉसेस हैं वो सेपरेटली कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ होंगे।
क्या ये बात समझ में आती है? सेपरेट रहेगा. Likewise, a loss in the speculative business carry forward to the subsequent year can be only set off against the profit of the speculative business subsequent year में. Profit और losses जो speculative transaction से आते हैं उनको separate और distinct मानते हैं PGBP के losses से. तो जो speculative transaction होती है, सबसे पहले तो आपका सवाल आता है कि what do you mean by speculative transaction? ये वो वाली transaction है in which a contract for purchase or sale of any commodity is periodically ultimately settled otherwise than the actual delivery or transfer of the commodity or scripts. वो क्या कहना चाह रहा है? कहता कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करी, कंट्रैक्ट कर लिया और वो सेटल हो जाना चाहिए. वो कंट्रैक्ट सेटल हो जाना चाहिए, यानी कि सेट ऑफ हो जाना चाहिए, वो क्लियर हो जाना चाहिए. उसकी एक्चुअल डिलीवरी चाहे हो चाहे ना हो, बट वो सेटल हो जाना चाहिए, अल्टीमेटली सेटल्ड हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, ट्रांजैक्शन खत्म हो जानी चाहिए. वेयर any part of the business of a company consists of the purchase or the sale of the share of the other company, such a company shall be deemed to be the carrying on the speculative business to the extent to which the business consists of the purchase and sale of such shares. वो क्या कह रहा है कि परचेज और सेल ऑफ शेयर जो हैं वो किसी और कंपनी के भी हों तब भी वो क्या है, वो बिजनेस, अगर कोई भी एक बिजनेस दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद बेच रहा है तो उसको भी स्पेक्यूलेटिव बिजनेस ही कहते हैं. ठीक है जी. However, this deeming provision does not apply to the following companies: a company whose gross total income consists of the mainly income chargeable under heads income on securities, income from house property, capital gains, income from other. यानी कि ये जो डीमिंग प्रोविजन है इन कंपनीज के ऊपर नहीं लगती जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम जो मेजरली है वो सिक्योरिटी इनकम से होती है, सिक्योरिटी की इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, या कैपिटल गेन से, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से. तो ये डीमिंग प्रोविजन उन पे नहीं लगती. कोई भी कंपनी का जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो मेन काम ही ट्रेडिंग ऑफ द शेयर्स है, बैंकिंग बिजनेस है, या ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड नोट्स है. इफ दीज कंपनीज कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द परचेज एंड सेल ऑफ द शेयर ऑफ द अदर कंपनी, दे वुड नॉट बी डीम्ड टू बी द कैरिंग ऑन द स्पेक्यूलेटिव बिजनेस. उसको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस नहीं कहा जाएगा. जो कंपनी ऑलरेडी ट्रेडिंग ही कर रही है, जिसका मेजर काम ही बैंकिंग के साथ है, जिसका काम ही लोन्स और एडवांसेस देना है, तो अगर वो किसी के शेयर खरीदता बेचता है उसके लिए स्पेक्यूलेटिव बिजनेस नहीं है, उसके लिए पीजीबीपी का ही काम है. ठीक है जी. ट्रांजैक्शन नॉट टू बी स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस. कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं है? हेजिंग कंट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रॉ मटेरियल और द मर्केंटाइज. कहता कोई भी ऐसा कंट्रैक्ट रॉ मटेरियल या कोई मर्केंटाइज के लिए है, यानी कि गुड्स के लिए है, किसी भी पर्सन के लिए इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और मर्केंडाइजिंग बिजनेस टू गार्ड अगेंस्ट द लॉस through the future price fluctuation in respect of his contract for the actual delivery of the goods manufactured by him or merchandise sold by him. कहता फॉर एग्जाम्पल आपने अपने आप को लॉस से बचाना है, लॉस से बचाना और किसी कंट्रैक्ट में एंटर कर देना, उसको हेजिंग कहते हैं. अगर उसके बाद हमारा हेजिंग कंट्रैक्ट आता है स्टॉक और शेयर के बारे में. कहता ये हेज करना, हेज का मतलब होता है अगर आपने एक कॉल बाय करी तो दूसरी पुट भी बाय कर ली, आपने हेज कर लिया. आपने अ कंट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑफ शेयर और द डीलर और इन्वेस्ट टू गार्ड अगेंस्ट द लॉसेस इन हिज होल्डिंग ऑफ द स्टॉक्स एंड द शेयर थ्रू द प्राइस फ्लक्चुएशंस. वो कहता कि दाम की फ्लक्चुएशन से बचने के लिए अपने आप को हेज कर लिया, उसको क्या कहते हैं? स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं कहते, उसको नॉर्मल बिजनेस की ही ट्रांजैक्शन कहते हैं. फॉरवर्ड कंट्रैक्ट. फॉरवर्ड कंट्रैक्ट का मतलब ये होता है आप जब सीए फाइनल्स में जाएंगे, या आई थिंक सो सीए इंटर में भी अब ये आ गया है, उसमें एक ये जो है डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स के अंदर ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, हेजिंग, फॉरवर्ड, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको सीखनी है, और प्रैक्टिकली अगर आप अप्लाई करो तो लाखों के मालिक आप बन सकते हो बिना जमा पूंजी लगाए. अब समझना इसकी बात. Forward contract, a contract entered into by a member of the forward marketing or stock exchange in the course of transaction in the nature of jobbing or arbitrage to guard against the losses which may arise in the ordinary course of business. कहता कि आने वाले फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए, किस चीज़ के लॉसेस के लिए? स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशंस को बचा के रखने के लिए जो लॉसेस उसको आएंगे, उसमें से अगर कोई फॉरवर्ड कंट्रैक्ट ले लेता है, जैसे कि मेरे को लगता है कि ये जो डॉलर का दाम है ये आगे जाके नीचे गिरने वाला है, तो मैं इसको फॉरवर्ड में खरीदूंगा, फ्यूचर के लिए खरीदूंगा कि बेचूंगा.
तो मैं कहता हूँ कि मैं आज ही इसको बेच दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो मेरे डॉलर पड़े हैं कल की उसकी वैल्यू गिर जानी है। तो मैं पर्टिकुलर उस डेट को जाके मैं कहता हूँ ये मेरा फॉरवर्ड कंट्रैक्ट, ये मेरे डॉलर है, आप अगर 10 तारीख को लोगे आप एक छोटा सा प्रीमियम ले लेना, बट ये मेरा जो डॉलर है इसी रेट पे मेरे को बेच देना, ठीक है जी। उसके बाद ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, ये ऊपर की सारी ट्रांजैक्शन डेरिवेटिव्स होता है। एन एलिजिबल ट्रांजैक्शन कैरिड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है? डेरिवेटिव्स को ट्रेड कर रहा है एक एलिजिबल ट्रांजैक्शन, डेरिवेटिव्स को जहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई भी एक एलिजिबल ट्रांजैक्शन है ट्रेडिंग के लिए, डेरिवेटिव्स को ट्रेड करने के लिए अगर कोई भी होती है तो इनकम वो क्या होती है? वो स्पेकुलेटिव नहीं होती, वो बिजनेस की इनकम होती है। तो हमने 4 ऐसे चीज़ें पढ़ी। डेरिवेटिव्स की एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे आपको होती चली जाएगी, विद टाइम होती चली जाएगी। 4 ट्रांजैक्शन ऐसी हमने पढ़ी जो कि स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं कहती। आप किसी रॉ मटेरियल या मर्केंटाइज के लिए, गुड्स के लिए अगर आप हेज कर रहे हैं, स्टॉक और शेयर्स के लिए कोई हेजिंग कंट्रैक्ट में आ रहे हैं, फॉरवर्ड कंट्रैक्ट में आ रहे हैं, ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स में आ रहे हैं, ठीक है जी, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। उसके बाद सर्टेन आइटम्स की कोई मीनिंग्स हैं, टर्म्स हैं। एलिजिबल ट्रांजैक्शन क्या है? एलिजिबल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? कोई भी ट्रांजैक्शन जो इलेक्ट्रॉनिकली हो, स्क्रीन बेस्ड सिस्टम में हो, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक ब्रोकर के थ्रू हो या सब ब्रोकर के थ्रू हो, या कोई ऐसा इंटरमीडिएट रजिस्टर जो सेक्शन 12 ऑफ सेबी के अंडर रजिस्टर्ड हो, तो सेबी कंट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंडर हो, या कोई भी ऐसे लॉ के अंडर हो जो कि डायरेक्शंस इशू करे और बैंक के थ्रू हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो उसको एक एलिजिबल ट्रांजैक्शन कहते हैं। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है मोटा मोटा, कैश की इन्वॉल्वमेंट ना हो, डिजिटली पेमेंट हो। डिजिटली पेमेंट का मतलब है सेबी के देख रेख के अंदर हो, सारा रेगुलेटेड स्ट्रक्चर के अंदर हो, which is supported by the time stamped or contract note issued by such stockbroker or sub-broker or contract immediately to every client indicating in the contract note unique client or identity number allotted। यानी कि आपको पैन नंबर बेस्ड पे एक यूनिक आइडेंटिटी मिलेगी। एक यूनिक आइडेंटिटी पे आपको, आपके पैन नंबर के ऊपर आपको एक यूनिक क्लाइंट आइडेंटिटी पे आपकी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शंस हो जो इलेक्ट्रॉनिकली ही हुई हो, ठीक है जी। उसके बाद ट्रेडिंग इन कमोडिटिव डेरिवेटिव्स, कहता कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, कमोडिटी का मतलब क्या होता है? सोना, चांदी, दाल, चना, चावल, ये सब चीज़ें। कहता जो एलिजिबल ट्रांजैक्शन है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रेडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव्स कैरिड आउट इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव ने जो कि चार्जेबल टू द कमोडिटी ट्रांजैक्शन अंडर द चैप्टर फाइनेंस एक्ट के चैप्टर नंबर 7 में कोई भी ऐसी कमोडिटी ट्रांजैक्शन है जो चार्जेबल है, ठीक है जी, और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे कैरी आउट हुए, उसे एलिजिबल ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ये भी लॉ के अंदर रेगुलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें लॉ के अंदर रेगुलेटेड रहेंगी। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा पार्ट था जो कुछ स्टॉक मार्केट के अंदर था, बट अब हम सेक्शन नंबर 29 करने जा रहे हैं। कोई ऐसा कंपटीशन क्या करनी है आपने पीजीबीपी या प्रोफेशन के अंदर, आपने सेक्शन 29 के अंदर आपने कंपटीशन करनी है। कैसे? कहता कि एडमिसिबल डिडक्शन हम पढ़ेंगे कि कौन सी डिडक्शन एडमिसिबल है, सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 37। उसके बाद सेक्शन 40 की ट्रांजैक्शन हम देखेंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस और पेमेंट नॉट डिडक्टेबल इन कुछ सर्कमस्टांसेस में जो डिडक्टेबल नहीं है, सेक्शन 40A के अंदर। प्रॉफिट जो सेक्शन 41 के अंदर है। फिर उसके बाद अदर प्रोविजंस। तो सेक्शन 30 क्या कहता है? ये आपको अगर ये आपको फ्लो डायग्राम में आ गया। सेक्शन 29 कहता है कि कौन कौन से सेक्शन में चार्जेबल है, चार्जेबल नहीं है। उसके बाद कुछ सर्कमस्टांसेस में पेमेंट डिडक्टेबल नहीं है, प्रॉफिट कैसे निकालना है, कुछ और प्रोविजंस। तो ये आपको ये चैप्टर समझना बहुत आसान होगा। सही मायने में ये चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। तो आज मेरे हिसाब से हम यहीं तक रोकेंगे, इसको ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है सर। सिंगल या इसको स्पीड पे एक बारी या दो बारी इस लेक्चर को देख लेना, आपको पीजीबीपी के अंदर समझ में आ जाए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। कल को हम ये कोशिश करेंगे ये सेक्शन 31 से 37 15 से 20 मिनट के लेक्चर में कवर कर दें, बिकॉज इतने मिनट का अगर हम लेक्चर बनाते तभी इंटरेस्टिंग होता है। इससे ज़्यादा देर का बन जाए तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।